जंग में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मतवादिर 2-2 घंटे बिजली के बंद से कारोबार शदीद मुतासिर हो गया है। घरों में भी शहरियों का जीना दूभर हो गया है। शहरियों और ताजरों के जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। आपको बता रहे हैं, लोड शेडिंग के हवाले से जंग में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मतवादिर 2-2 घंटे बिजली की बंदिश से कारोबार शदीद मुतासिर हो गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, अवैस खान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा अवैस खान, हमें लोड शेडिंग के हवाले से। बिल्कुल, जंग में लोड शेडिंग के बायस शहरियों और खसूसी तौर पर ताजिर बरादरी को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग के बायस शहरियों का जीना दोभर हो गया है, जबकि कारोबारी अमूर भी शदीद हद तक मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से फेस्को के मुताबिक 600 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस जो फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, लोड शेडिंग की जा रही है, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बायस क्या मुश्किलात का सामना ताजिर बरादरी? थैंक यू CT41। लोड शेडिंग सिर्फ जंग का मसला नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा हो रही है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके इंतज़ामात करे और लोड शेडिंग ख़त्म करके ताजिरों को और घरेलू लोगों को सुकून मिले। यहाँ पर डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, बिजली ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए, ताकि लोग आराम से काश्तकारी कर सकें, घरों में रह सकें और कारोबार चल सके। थैंक यू। इनका कहना है कि यकीनी तौर पर जो है वो लोड शेडिंग पर काबू पाने की ज़रूरत है। लोड शेडिंग जारी है। अवैस खान बताते, बहुत शुक्रिया अवैस खान आपका। अब आपको बताएं, चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरों में दौरानिया 10 और देहातों में 16 घंटों से भी तजावुज कर गया है। इसी बारे में जान लेते हैं, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए बाबर। जी, फैसलाबाद डिवीजन के बाकी शहरों झंग तोबा की तरह चिन्योट में भी लोड शेडिंग के हवाले से कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। चिन्योट में भी तवील तरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अब अंदरून शहर में भी 10 से 12 घंटों तक लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो पहुंच चुका है और देहाती इलाकों में इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जिस वजह से एक तरफ शदीद गर्मी और हबस है, दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने रही सही कसर जो है वो निकाल दिया है। शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे लोड शेडिंग? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। बत्ती आ जा रही है, बहुत ज़्यादा बच्चों को तकलीफ बन रही है, घरों में परेशानियाँ बन रही हैं, औरतें बाहर बैठी हुई हैं, गर्मी की वजह से हबस बनी हुई है, कोई बत्ती का कोई इंतज़ाम नहीं है, 10-12 घंटे बत्ती बंद रहती है, तो इसलिए आवाम परेशान है। इसका कुछ किया जाए। आपके देहात में कितनी लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लाइट का पता ही नहीं लगता कब आ रही है कब जा रही है। बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो जा रही है, आ कम रही है, जा बहुत ज़्यादा रही है, और गर्मी से पानी और बहुत ज़्यादा परेशानी बन रही है, और इसलिए चाहिए हुकूमत को कि लोड शेडिंग का ख़त्म कर दिया जाए सिलसिला। बिल्कुल जी, तवील तरीन लोड शेडिंग है और ख़ास तौर पर गैर एलानिया लोड शेडिंग है। बिजली के आने और जाने का कोई टाइम टेबल जो है वो मुकर्रर नहीं है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से भी इस बात का अंदिया दिया गया था कि आने वाले दिनों में लोड शेडिंग जो है वो होगी। अब लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई है, जिस वजह से जो शहरी हैं, सार्फिन हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो तवील तरीन लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए, उसका दुरानिया कम किया जाए, और फिर लाइट कब आनी है और कब जानी है ये वक्त कम अज़ कम तय कर दिया जाए। बादल शहरी जो है वो उसका कोई बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में शदीद लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा है। देहाती इलाकों में 8 से 10-12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। फेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। RCC की हिदायत पर 1 घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं आपको। फैसलाबाद में शदीद लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा है। देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। फेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस अली से। जी बताइएगा अवैस अली। आज जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में शदीद लोड शेडिंग आज जारी है और फेस्को को इस वक्त 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में
8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। फैसलाबाद में इस वक्त शदीद गर्मी हब्स की वजह से शहरी पहले ही परेशान है। रही सही कसर बिजली बहरान ने पूरी कर दी है। बिजली की लोड शेडिंग से शहरी जो हैं वो परेशान हैं, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि कितनी लोड शेडिंग की जा रही है, किन मुश्किलात के सामने? रात के तकरीबन 6 घंटे से लाइट जा रही है और यहाँ ये सूरत और ये मामला है कि ये सारा मामला है। और इसके साथ साथ ये है कि मार्केट के जो हालात हैं मार्केट के, वो इतने मुतासर हो चुके हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ ठप हो चुकी हैं, बिल्कुल शदीद परेशानी है, ऊपर से हबस है, गर्मी है, जिसकी वजह से सांस लेना इस वक्त माहौल है। तो हमारी ये अपील है कि इसके बारे में कुछ सदेबाब किया जाए, आवाम को सुख आए, आवाम को ये सुकून मिले। तो हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप दोनों शहरी जो हैं वो परेशान हैं। कुछ और चलिए, आप हमें बताइएगा कि बिजली की कितनी लोड शेडिंग हो रही है, किन मुश्किलात के सामने? अस्सलाम वालेकुम जी सर, बिजली की लोड शेडिंग जो हो रही है वो तकरीबन 6-6 घंटे 8-8 घंटे रात को भी जाना शुरू हो गया। अभी तो बच्चे हैं छोटे छोटे और हबस होती है, और हमारा वैसे ही मोहल्ला जो है वो डूबा हुआ है। इस लिहाज से लोड शेडिंग का और हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। सर, मेरी मार्केट में शॉप है, लाइट जाती है, काम उसी टाइम बंद, कोई काम शाम नहीं है। हम तो बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं लाइट की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश की वजह से जो है वो शहरियों के जो कारोबार हैं वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। फेस्को रीजन भर में इस वक्त जो है वो खौफनाक लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। इस गर्म तरीन मौसम में बिजली की बंदिश से शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। शहरी इलाकों और देहाती इलाकों में जो है अब वो दिन और रात के औकात में घंटों बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। हर घंटे के बाद 2 घंटे इस वक्त फैसलाबाद शहर भर में लोड शेडिंग की जा रही है, जिस पर शहरी जो हैं वो बहुत परेशान है और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सनती शहर में बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिजली की लोड शेडिंग जारी है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। वैसे अली अपडेट करते, बहुत शुक्रिया वैस आपका। अब आपको बताएं, रुपया तगड़ा हो गया है, डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 41 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर के हवाले से, रुपया तगड़ा, डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 41 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये 50 पैसे का हो गया। अब आपको बताएं, दरामदी अशिया पर पाबंदी, टेक्सटाइल के बाद तिबी शोबे पर भी असरात डलने लगे। टेक्सटाइल शोबा और अद्वियात के लिए रॉ मटेरियल शॉर्टेज शिद्दत इख्तियार कर गई। एनेस्थीसिया के बाद टीबी और एंटी डिप्रेसिंग अद्वियात की किल्लत, इंटरनेशनल ऑर्डर्स की तकमील टेक्सटाइल में नामुमकिन हो रही है, तो दूसरी जानिब अद्वियात मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है। इसी बारे में जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बताइएगा मोहम्मद बिलाल डोगर, इस बारे में। जी बिल्कुल, इंपोर्ट्स के मसाइल ताहाल हल ना हो सके, बिलाशुबा हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि एग्जम्प्ट कर दी गई हेल्थ की जितने भी रॉ मटेरियल के ऊपर से, अद्वियात के ऊपर से रॉ मटेरियल की जितनी भी टैक्सेस नाफिज किए गए थे, जो कि 17% है। लेकिन इसके साथ ही जो टैक्सेस जो इंपोर्ट के ऊपर कदम है उसके ताहाल मसाइल हल होने की वजह इतने बढ़े कि पहले 2 अद्वियात तो अब सैकड़ों अद्वियात जो है शॉर्ट हो चुके हैं। मियां तनवीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, कौन कौन सी अद्वियात इस वक्त शॉर्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर, और क्या रद्द-ए-अमल है? सरकारी अस्पताल भी इस अद्वियात के हवाले से नापैद नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है, जब अद्वियात मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चर नहीं होंगी तो दवाई वो ना तो मार्केट में आएगी, ना ही ये जो हॉस्पिटल के जो वेंडर्स हैं वो अस्पतालों में अपनी जो मेडिसिन है वो सप्लाई दे सकेंगे। पहले तो चंद अद्वियात शॉर्ट थी, लेकिन जब से ये इंपोर्ट वाले मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़े हैं। एक तो डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर चली गई, जिससे रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई हैं उसमें चूँकि गो मेडिसिन्स के रॉ मटेरियल के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन इनको भी उसी कैटेगरी में डाल के कि वो स्टेट बैंक से परमिशन लेना और दूसरे जो मतलब इनको भी उसी तरह के क्यू में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी जो उसमें भी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ मेडिसिन जो हैं उनके शॉर्ट होने की जो तादाद है, उनका जो नंबर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो एनेस्थीसिया
انستھیزیا کی کچھ میڈیسنز شارٹ تھیں، ہیپرین بہت عرصے سے نہیں آ رہی تھی، اور جو امپورٹڈ میڈیسنز تھیں وہ شارٹ تھیں. وہ تو چونکہ ڈالر کی پرائس بہت اوپر چلی گئی تھی، ان کو امپورٹ کرنا اور پاکستان میں پرانے ریٹوں پہ جو ان کے گورنمنٹ سے اپروو ہوئے تھے اس کو بیچنا مشکل تھا. لیکن اب مینوفیکچرر کو بھی پرابلم آنے کی وجہ سے، را مٹیریل شارٹ ہونے کی وجہ سے جو لوکل مینوفیکچرڈ میڈیسنز ہے وہ بھی ان کے نمبر بھی جو ہیں شارٹیج کے جو وہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. اور اس وقت ڈفرینٹ قسم کی، پہلے تو صرف ہارٹ، شوگر یا وہ انستھیزیا کی میڈیسنز زیادہ شارٹ تھیں، اب اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی ٹی بی اور اس کے علاوہ باقی میڈیسنز جو ہیں ان کی بھی دستیابی میں جو مشکلات ہیں وہ پیش آنی شروع ہو گئی ہیں. میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. شہری سستی اشیاء خریدنے کے لیے لائنوں میں لگ کر بھی خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں حکومت سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے تو عوام کو ریلیف کا فائدہ پہنچے گا. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. شہری سستی اشیاء خریدنے کے لیے لائنوں میں لگ کر بھی خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. اسی بارے میں جان لیتے ہیں فضیل احمد سے. جی بتائیے فضیل. بالکل فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خردونوش کی شدید قلت ہے. آٹا، چینی، گھی اور دالیں جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر نایاب ہو چکی ہیں. شہری جو ہیں وہ سستی چیزیں لینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ فیصل آباد کے تمام جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر چیزیں سستی جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. حکومت جو ہے وہ ریلیف کے اعلانات تو کرتی ہے، لیکن جو سستی سبسڈی والی اشیاء ہیں ان کی فراہمی یوٹیلیٹی سٹور پر یقینی نہیں بنائی جا رہی. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. جی آپ بتائیے گا یہاں سے یوٹیلیٹی سٹور سے چیزیں سستی جو ہیں وہ ملتی ہیں یا نہیں؟ چیزیں سستی تو تب ملیں گی جب یہاں پر موجود ہوں گی. جب موجود ہی نہیں ہوتی، جو روٹین کی چیزیں ہیں زیادہ استعمال ہونے والی، آٹا، چینی، گھی، دالیں وغیرہ، وہ موجود ہی نہیں ہوتی. باقی یہاں پہ اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں. جی جو ساس پروگرام تھا اس کو 1000 سے 1500 روپیہ کر دیا گیا ہے، تو وہ تو کہتے جی ہمارے پاس اسکیم اے ٹو زیڈ وہ اپنی بات سے مکر ہی جاتے ہیں. بہت شکریہ فضیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں محمود آباد میں خودکشی کرنے والے باپ عتیق الرحمان اور قتل ہونے والی بیٹیوں کے رسم کل ادا کر دی گئی ہے. افسوسناک واقعے پر محلے کی فضا تاحال انتہائی سوگوار ہے. متوفی عتیق الرحمان کے بہنوئی کہتے ہیں عتیق خوددار آدمی اور بیٹیوں سے انتہائی محبت رکھتا تھا. حالات نے اس کو اس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے. انویسٹیگیشن آفیسر کہتے ہیں فورینسک سائنس ایجنسی سے ختمی پوسٹ مارٹم کے بعد صورتحال واضح ہوگی. اسی بارے میں جان لیتے ہیں طیب مقبول سے. جی بتائیے طیب. جی بالکل، تھانہ سرگودا روڈ کے علاقہ محمودہ آباد میں غربت، بے روزگاری اور حالات سے 27 شخص کی جانب سے اپنی بیٹیوں کو قتل اور خودکشی کرنے والے تینوں جو متوفیان ہیں ان کی آج رسم کل بھی ادا کر دی گئی ہے. گزشتہ رات اسلام نگر میں ان کا جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کر دی گئی تھی. آج محمود آباد ان کی رہائش گاہ پر کول خوانی کا ختم بھی ہوا. اہل علاقہ ابھی تک اس صورتحال سے انتہائی سوگ کی حالت میں ہیں. ان کے جو اہل خانہ ہیں رانا عتیق کے، وہ بھی انتہائی غم کی حالت میں ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ان کے بہنوئی دل نواز موجود ہیں. ہم اس حوالے سے مزید ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. دل نواز صاحب، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنے بھی افسوس کیا جائے، مذمت کی جائے کم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی عتیق الرحمان نے آپ کو اپنے حالات سے آگاہ کیا یا کسی رشتہ دار سے کسی قسم کی مدد مانگی یا کسی حکومتی ادارے سے، کسی ویلفیئر سوسائٹی سے اس قسم کی کوئی امداد کے حوالے سے اپیل کی تھی انہوں نے؟ نہیں، وہ تو بڑے خود اپنا بہت اچھے انسان تھے. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ٹھیک ہے، کسی سے کچھ مانگتے نہیں سے. اپنا دکھ جو بھی پریشانی ہے، جو مسائل ہیں، وہ کسی سے شیئر نہیں سکھاتے، ٹھیک ہے نا. خوددار آدمی تھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حکومت کی بغیرتی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ حکومت جو عوام کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں، جو بے روزگاری پیدا کر دی ہے، جو کچھ وقوعات ہو رہے ہیں، جو کچھ سانحے ہو رہے ہیں، اس میں تقریباً 100% گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. وہ ظاہر انسان تھا، کچھ لوگ فائٹ کر لیتے ہیں مسائل کو، کچھ لوگوں سے نہیں ہوتا. اس کو بھی چاروں طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا تھا. کچھ پریشانیوں میں، کچھ گھر والے کی ڈیتھ کی وجہ سے، کچھ بچیوں کی چھوٹا پن تھا، ان کی تعلیم کا مسئلہ تھا، جاب کا مسئلہ تھا. وہ سارے مسائل نے ان کو گھیرے میں لے لیا. لیکن وہ کسی کے پاس جاتے بھی نہیں تھے. کوئی ایسا اس کا دوستانہ بھی نہیں تھا کہ جس سے شیئر کر لیں. وہ خود ہی اپنے اندر ہی اندر گھٹتے رہے. یا بس اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے
खुदकुशी कर ली। अच्छा दिलवार साहब, ये बताइएगा कि इनकी मिसेज पहले फौत हो चुकी थी, 2 ही बेटियां थी, इसके अलावा कोई औलादें थी उनकी? नहीं, उनकी मिसेज तकरीबन 6-7 माह पहले फौत हो चुकी थी। उसका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियस सदमा लिया था और उसके बाद उनकी जॉब भी जाती रही थी। उसके बाद बेटियों का मामला था, एक बेटी ने 2nd ईयर के पेपर दिए थे, एक छोटी सी तकरीबन 11 साल की, एक 17 साल की। बहुत ज़्यादा प्यार करता था उनसे, बहुत ज़्यादा लाड करता था, बहुत ज़्यादा अजीज थी। तो बकुए की रात भी मेरी तरफ ही थे, बच्चों सवेर ना मेरे घर ही आए हुए थे, तो मेरे पास बैठा रहा, गुफ्तगू होती रही काम के सिलसिले में, लेकिन उसने कोई मुझे ना किसी बात भी मेरे साथ उसने शेयर नहीं की कि या मुझे ये परेशानी है या कोई मैं ऐसा कदम उठाना चाहता हूँ। तो अंदर ही अंदर उसने ना अपने आप को ख़त्म कर लिया और अपनी बच्चियों। जी बिल्कुल, यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि बेरोज़गार शख्स को, भूख जो लोग काट रहे हैं उनको खाना मुहैया करना, उनको नौकरी मुहैया करना, उनके ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना अरबाब इख्तियार का काम है। लेकिन आज 24 घंटे होने वाले हैं इस तमाम तर वाक़या को, मगर अरबाब इख्तियार अब भी चैन की नींद सो रहे हैं। किसी की जानब से कोई भी बयान नहीं सामने आया, कोई अरबाब इख्तियार में से कोई शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुँची, हत्ता के सांप गुजर जाने के बाद लकीर भी किसी की जानब से नहीं पीटी गई थी। नवाज साहब उनके बनोई हैं, उनकी जानब से बताया गया कि राणा अतीक रहमान एक खुददार आदमी था, 6-7 माह कबल उसकी बीवी फौत हो गई, जिसका इंतहाई गम उन्होंने लिया, जिसकी वजह से उनकी जॉब भी गई। उसके बाद कई बार कोशिश करने के बावजूद, पूरी तगो-दो अंत तक कोशिश करने के बावजूद उनको मुलाजमत नहीं मिल सकी। अपनी बच्चियों से बेइंतहा प्यार करने वाला अतीक रहमान अपनी बच्चियों को भूख में नहीं देख सका, इन हालात में नहीं देख सका, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटियों को इस दुनिया के हालात से, दुखों से निजात दिलाने के लिए उनको कत्ल किया, खुद भी खुदकुशी कर ली। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फैज अहमद भी बहुत मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में उस्मान टेक्सटाइल की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। मुबैना टैक्स चोरी में मुलव्विस मजीद कंपनियों का सुराग मिल गया है। 8 जारी कंपनियों ने कौमी खजाने को 5.2 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में उस्मान टेक्सटाइल की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। मुबैना टैक्स चोरी में मुलव्विस मजीद कंपनियों का सुराग मिल गया है। इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। जी बताइए उमैर। जी, फैसलाबाद में गुज़िश्ता दिनों उस्मान टेक्सटाइल की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया था और इस हवाले से मुबैना तौर पर बोगस इनवाइसिस के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। एफबीआर की जानिब से इस केस में मजीद पेशरफ्त की गई है और इस केस में मजीद 8 कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जो कि सिर्फ कागजी तौर पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई उन अफराद की जानिब से जिनकी जानिब से बोगस सेल्स टैक्स या जाली सेल्स टैक्स इनवाइसिस का कारोबार किया जाता था। फिर इन इनवाइसिस के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नई पेश रफ्त में इन 8 कंपनियों की जानिब से, जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थी, 5.2 मिलियन रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। जाली इनवाइसिस तैयार की जाती रहीं और फरोख्त की जाती रहीं और इसके इवज़ जो रिफंड्स थे वो हासिल किए जाते रहे और यूँ कौमी खजाने को इब्तदाई तौर पर 5.2 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ सामने आया है। ताहम इस हवाले से अभी मजीद तहकीकात की जा रही हैं। एफबीआर हुकाम के मुताबिक उस्मान टेक्सटाइल की जानिब से 30 मिलियन रुपए से ज़ायद कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया था। ताहम उस केस में अभी मजीद कुछ नाम सामने आए हैं और इस हवाले बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं, रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। सीमेंट की मकामी फरोख्त 50% तक कम हो गई है। सीमेंट डीलर्स हजरात ने कसूरवार हुकूमती पॉलिसीज को ठहरा दिया है। कहते हैं कि हुकूमत सीमेंट सनतकारों को साजगार माहौल फ्राहम करने और तशवीशनाक सूरत हाल से निकालने के लिए फौरी इकदाम करे। आपको बता रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। सीमेंट की मकामी फरोख्त 50% कम हो गई है। सीमेंट डीलर्स हजरात ने कसूरवार हुकूमती पॉलिसीज को ठहरा दिया है। इसी बारे में जान लेते हैं, शराज भट्ट मौजूद है हमारे साथ। जी बताइए शराज। गुज़िश्ता 2 महीने के हवाले से बात की जाए तो सीमेंट की जो मकामी फ़रोख्त है, यानी जून और जुलाई में 18,80,000 टन रही है, जो कि गुज़िश्ता 2 महीने से इसकी कंपैरिजन किया जाए मई और अप्रैल से, तो ये सेल जो है वो तकरीबन 50% कम है। ये सेल कम क्यों हुई है,
اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم ایک سیمنٹ ڈیلر پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سیمنٹ ڈیلر بھی موجود ہیں, تاجر ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, جانتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم. اچھا بتائیے گا, سیمنٹ کی سیل جو ہے اس میں ایک نمایاں کمی دیکھی گئی, 50% سیل کم ہو گئی ہے. کیا آپ واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیل کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ صرف ڈالر ہے؟ ڈالر نہیں, صرف ریٹ بہت ہے, ریٹ اضافی ہو گیا. جون جولائی میں تقریباً 1070 تھا, ریٹ اپ ہونے کی وجہ سے بہت کمی آئی ہے, بہت زیادہ کمی آئی ہے. 2 مہینے پہلے ریٹ کیا تھا؟ 1070. 2 مہینے پہلے. 2 مہینوں پہلے. اور آپ کتنے؟ 1040. یہ سیمنٹ کا ریٹ اب تو کم ہوا ہے تھوڑا سا, لیکن جو ریٹ بڑھنا شروع ہوا وہ کہاں سے بڑھنا شروع ہوا؟ وہ تقریباً 750 سے 1070. ابھی آپ کے پاس گاہک جو ہے وہ کون سا آتا ہے, کس نوعیت کا گاہک آتا ہے؟ کیا آپ سے بلک میں سیمنٹ خریدنے والے آتے ہیں یا ادھار پہ سیمنٹ خریدنے والے آتے ہیں؟ زیادہ تر گاہک کون سا؟ زیادہ ادھار پہ ہی ہے. ادھار پہ. اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس پہلے لوگوں کے ایڈوانس بھی موجود ہوتے تھے, اب لوگ ایڈوانس بھی نہیں لے رہے. کس حساب سے لوگ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس یہی آ رہا ہے کہ سیل آؤٹ ہمارا ریگولر کسٹمر چل رہا ہے, تقریباً ایڈوانس والے کوئی نہیں ہے. ایڈوانس پیمنٹ ہوتی تھی پہلے, چلو 2-3 کسٹمر کے پڑا رہتے تھے پیسے وغیرہ, لیکن اب نہیں ہے. اب ریگولر کسٹمر ہے, ریگولر بھی پیسے دینے سے بس ہچکٹ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں پیسے دینے کہ نہ دیں, ادھار زیادہ ہے. یہ بتائیے گا کہ ڈالر جب بڑھ رہا تھا تب سیمنٹ کے ریٹ بھی بڑھ رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا, ریت, سیمنٹ, بجری, اینٹیں, لیکن اب ڈالر 240 روپے سے 217, 18, 19 پہ آ گیا ہے, تو ریٹ میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, تقریباً کوئی نہیں. صرف سیمنٹ کہہ لیں کہ 30 روپے کم ہوا ہے اور اینٹ تقریباً کوئی 200-300 کم ہوئی ہے. نہیں, کوئی سیل کم ہی ہے, سیل نہیں ہوئی, سیل کم ہی ہے. ٹھیک ہے, مقامی سطح پر سیمنٹ کی فروخت انتہائی اس کی سیل جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اور اس کی وجہ جو سیمنٹ ڈیلرز حضرات بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ڈالر کی اونچی چھلانگ کے باعث جو ہے سیمنٹ کی ریٹس بڑھتے چلے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے اس کی سیل میں نمایاں کمی ہوئی ہے. سابقہ حکومتوں کی جانب سے اس سیکٹر کو, کنسٹرکشن کے سیکٹر کو باقاعدہ طور پر تعمیراتی شعبے کو میں اضافہ ہوا ہے. شراز بٹ بتایا تھا, بہت شکریہ شراز آپ کا. پنجاب بھر کے سکولز میں اسٹوڈنٹس کاؤنسل سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے انتخابات 16 اگست کو کروانے کا اعلان ہوا ہے. فیصل آباد سمیت تمام مڈل ہائر سیکنڈری سکولز میں طلبہ و طالبات ذمہ داریاں نبھائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر کے سکولز میں اسٹوڈنٹس کاؤنسل سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹروں میں غلطیوں کے درستگی کا عمل جلد کرنے کے حوالے سے لاہے عمل تشکیل نہ دیا جا سکا, جس وجہ سے سائلین کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا. اراضی افسران کی غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگتنے لگی. اسی بارے میں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عبد الرحمان سے. جی بتائیے عبد الرحمان. جب بات کریں اراضی ریکارڈ سینٹر میں تو یہاں پر مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور ابھی اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کوئی بھی افسر, کوئی بھی آفیشل, کوئی بھی آفیسر یہاں پر موجود نہیں ہے. لوگوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے, تو یہاں پر ریونیو سے وابستہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. سنگیٹ صاحب بتائیے گا مجھے کیا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے؟ یہاں سب سے پہلے تو میں اس بات کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہوں گا کہ کرنٹلی جو ڈی جی صاحب جو ہیں پیلرا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا پیلرا کے ڈی جی ہیں, وہ یہاں فیصل آباد میں ڈی سی رہ چکے ہیں, تو ان کے تو بخوبی علم میں ہے کہ فیصل آباد جو سینٹر ہے اس میں صدر اور سٹی میں کس قسم کے پرابلمز ہیں, جس میں بیسک پرابلم ڈے 1 سے یہاں پہ ہے شارٹیج آف سٹاف کی ہے. تو آج کیا ہے, ہم آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ جی 12-14 لوگوں کی انکوائری ہے, کو پریویس جو ہے مس کنڈکٹ ہے یا ان کی کوئی کرپشن کا چارج ہے, تو اس میں انکوائری کے لیے جو ہے اکٹھے سب لوگوں کو لاہور بلایا ہوا ہے. یہاں سارے کاؤنٹر خالی پڑے ہوئے ہیں, 1-2 لوگ جو ہے صدر کی بلڈنگ میں ایک لائیو پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ٹوکن دے رہا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ یہ ایکسپریس ٹوکن پہ. بہت شکریہ عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. 75ویں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. فیصل آباد میں بھی جشن آزادی کے سٹالز لگ گئے ہیں. طلباء بھی سبز ہلالی پرچم, بیجز, ٹوپیاں اور جھنڈیاں لیے بازار پہ پہنچ گئی ہیں. اسے بارے میں جان لیتے ہیں, مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے مریم. جی, ہر قوم اپنی آزادی کا دن جو ہے وہ پرجوش ہو کے مناتی ہے, اور ہمارا پاکستان کا یوم آزادی جو ہے وہ بھی 14 اگست کو ہماری پوری قوم جو ہے وہ مل کے بہت ہی پرجوش ہو کے جو ہے وہ مناتی ہے. اور اس وقت میں امیرپور بازار کے اندر موجود ہوں. چند روز جو ہیں وہ باقی ہیں آزادی میں, اور ہمارے جو فیصل آبادی ہیں وہ امڑ کر باہر آ چکے ہیں. دکانوں کا جو ہے وہ رخ کیا گیا ہے. وہاں پر مختلف اسٹال جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, جس میں جشن آزادی سے متعلق جتنی بھی ویرائٹی ہے وہ سب یہاں پر ہے.
बैजेस हैं, उसके साथ साथ बाजे और उसके साथ साथ कपड़े जो है मुख्तलिफ वो भी लगाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ लोग खरीदारी करते हुए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम बताइएगा कि यहाँ पे अभी तक क्या खरीदा है और जश्न आज़ादी से मुताल्लिक किस कदर पुरजोश हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं इसको लेके, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा मनाया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात होती है और अहमियत का हामिल होता है इंडिपेंडेंस डे हमारा। तो अभी हमने कुछ फ्लैग्स ले लिए हैं, इसके अलावा हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें और भी लेंगे जो कि वो पहनेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारे बच्चे इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच। बच्चों का कहना था कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यौम आज़ादी को लेके, मुख्तलिफ फ्लैग्स भी खरीदे और उसके साथ साथ टोपियाँ और कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आज़ादी को बहुत ही पुरजोश होकर मनाते हैं और इस दिन को जो है बहुत अच्छे से मनाते हैं। बच्चे बड़े सब खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर आए हुए हैं, तैयारियां जारी हैं। मरियम रजा अपडेट कर रहे थी हमें, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको समुद्री लिए चलते हैं। समुद्री में भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में सब्ज हलाली परचम, शर्ट्स और दीगर सामान के स्टॉल्स सज गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, वकास जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए वकास। बिल्कुल जी, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के दिन जो है वो करीब है, तो इसी लिहाज से गलियां बाजार जो हैं वो सज चुके हैं, स्टॉल्स लग चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ झंडे और कैप्स, टी शर्ट्स, इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं, दीगर चीज़ें वो यहाँ पर मौजूद हैं जो याद दिलाती हैं कि पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम जो है वो कितना बुलंद है और लोग जो है अवाम यहाँ की उससे कितनी जो है वो मोहब्बत करते हैं। तो इसी हवाले से कुछ खरीदार भी मौजूद हैं बाजार में, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान का यौम आज़ादी करीब आ रहा है, क्या लेने आए हैं, किसके लिए लेंगे और क्या मैसेज देंगे? देखें जी, जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी जो 75वां यौम आज़ादी है और जो हमारे बच्चों की डिमांड होती है, क्योंकि 14 अगस्त का दिन जो है बहुत ही करीब है, तो बच्चों की डिमांड होती है, उनके लिए ख़रीदारी करते हैं, बैजेस लेकर जाते हैं, कौमी परचम लेकर जाते हैं। और ये परचम जो है हम अपने घरों में, अपने घरों की छत जो होती है उसके ऊपर लगाते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं जो शर्ट वगैरह हैं वो पहनते हैं। 14 अगस्त का दिन जो है बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। आज़ादी मनाने के लिए सब पुरजोश नजर आ रहे हैं। वकास जमील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। अब आपको चिन्योट की तरफ ले चलते हैं। चिन्योट के शहरी भी तैयारियों में मसरूफ हैं। बाजारों और मार्केटों में 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल सज गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकार। जी जश्न आज़ादी बिल्कुल करीब है और लोग जश्न आज़ादी मनाने के लिए चिन्योट शहर में जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं वहाँ से परचम, झंडियाँ और दीगर जो बैजेज हैं, मुख्तलिफ आइटम्स बनाई गई हैं। ये कैप्स हैं, इसके साथ साथ बाजे हैं, ये ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए छोटे छोटे परचम वाले जो लिबास भी बनाए गए हैं, इस पे लोगों की बड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। बच्चे यहाँ पे झंडे लेके जा रहे हैं, बड़े भी सूट लेके जा रहे हैं। आप क्या लेने आए हो? झंडे लेने आए हैं 14 अगस्त के। ले लिए आपने झंडे? ले ली। बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं, बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। खान साहब ये कितने का दे रहे हैं? ये भाई साहब 250 रुपए के हैं। इस दफ़ा सामान सस्ता महंगा है? बस दरमियान है, ज़रा महंगा भी नहीं सस्ता भी नहीं, लेकिन लोग लेते हैं, शौक से ले लेते हैं। ये सूट ज़्यादा शौक से लेते हैं बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली की तकरीबात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रेस्क्यू 1112 के इश्तिराक से फर्स्ट एंड एड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इसी बारे में जान लेते हैं, खिलजा लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए खिलजा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस की तलबा को रेस्क्यू का विजिट करवाया गया, जहां इन्हें कंट्रोल रूम पे विजिट कराया गया। इसके अलावा रेस्क्यू जो है वो किस तरह से की जाती है और फायर ब्रिगेड के डिफरेंट जो सिनेरियो हैं वो बताए गए। मेरे साथ इस वक्त एक तलबा मौजूद है, आइए इनसे बात करें, इस हवाले से पूछते हैं। जी बताइए। मैं 75 जुबली डायमंड के हवाले से बात कर रही हूँ और मैं अपनी थोड़ी तकरीर करना चाहूँगी। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज के सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीं खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदर अली वकार, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके ये देखती हूँ जनाब सदर, मैं देखती हूँ कि शहीदों के लहू से लिखी तहरीर, कायद की अनतक मेहनत की तस्वीर और इकबाल के ख्वाब की ताबीर कि मेरा पाकिस्तान लहू लुहान जब जुल्म जुबर के शिकंजों को तोड़कर जमीन पर रोशनी बनकर उभरता है तो अदू जलकर कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी मौजूद है, आइए इनसे मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया खिलजा लियाकत हमें अपडेट करने के लिए।